हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन पर। और मैं हूं मनीष सरवैया। हमारी जो स्पेशल एमसीक्यू की सीरीज जो चल रही है उसमें आज ये 9वां लेक्चर है। और आप जितना इसको अप्रिशिएट करते जाएंगे हम इसको उतना ही लंबा खींचेंगे, उतना ही नए नए लेक्चर और नए नए एमसीक्यू आपके सामने लाते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के हम अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और इस लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द SDG अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड। ओके, जो SDG अर्बन मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो अर्बन इंडेक्स जो आया है, ओके, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट हमें दी हुई है। उसको देखिए और कौन सा सही है आप इसको एक बार अटेम्प्ट करें। ओके, select the correct answer using code given below. One only, two only, one and both, neither one nor two. ओके, तो दोस्तों इसमें जो है आंसर बनता है वो हमारा टू ओनली बनता है। तिरुवनंतपुरम जो है वो है हमारा आंसर सही है। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, मिनिस्ट्री के द्वारा नहीं इसको प्रिपेयर किया गया है। इसको प्रिपेयर जो किया गया है वो नीति आयोग के द्वारा इसको प्रिपेयर किया गया है। और दो संस्थाएं जो है GIZ और BMZ जो है, ये तीनों जो है अम्ब्रेला प्रोजेक्ट चल रहा है। इंडो जर्मन प्रोजेक्ट जो है डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके तहत, इस अम्ब्रेला स्कीम के तहत इन नीति आयोग और GIZ और BMZ ने इसको मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड इसको तैयार किया है। ओके, तो हमारा दोस्तों सिर्फ इसमें दूसरा ही सही है। ओके, और नीति आयोग के बारे में मैं आपको बताऊँ तो नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को इसको बनाया गया था। जो इसके चेयरमैन होते हैं वो देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ओके, और जो है इसके CEO है जो वो अमिताभ कांत है। ओके, और जो इसके वाइस चेयरमैन है वो कौन है, राजीव कुमार है। ओके, और जो है प्लानिंग कमीशन जो था उसको बदल कर इसको लाया गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। एक साइड माउंटेन दिए हुए है, उसके सामने उसका लोकेशन दिए हुए है। ओके, और एंडीज़ के सामने साउथ अमेरिका है, एल्प्स के सामने नॉर्थ अमेरिका है, यूराल के सामने एशिया है, एप्पलाचियान के सामने यूरोप है। ओके, विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच, कौन सी इसमें करेक्टली मैच होती है। ओके, आप एक बार इसको पोज करके अटेम्प्ट जरूर करिए दोस्तों। इसमें ऑप्शन हमारा है 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली एंड ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे। देखो मैं बताता हूँ कौन सा सही है इसमें। देखिए दोस्तों, जो एंडीज़ है वो साउथ अमेरिका में, राइट बात है, सही है ऑप्शन हमारा। ओके, अल्प जो है वो गलत है क्योंकि वो यूरोप में है, तो दूसरा गलत होने से ए गया और सी भी गया और ऑल ऑफ द वो हो ही नहीं सकता। ओके, तो हमारा बी आंसर इसमें बनता है, मतलब कि एंडीज जो है वो साउथ अमेरिका में है। ओके, ये बात सही है। फिर जो तीसरा कौन सा, एल्प्स यूराल जो है वो एशिया के अंदर, मतलब यूराल जो है माउंटेन दोस्तों वो ऐसे एग्जैक्ट बॉर्डर बनाता है यूरोप और एशिया के बीच में। ओके, तो एक तो बीच में है, दोनों यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। ओके, तो यूराल ये जो एशिया है वो सही ऑप्शन बनता है। एपेलाचियन जो है वो यूरोप के अंदर नहीं है, वो कहाँ है, वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। ओके, अब देख लीजिए एक बार फिर से आप। एंडी जो है वो कहाँ है, वो साउथ अमेरिका में। एल्प्स जो है वो कहाँ है, यूरोप के अंदर है। यूराल जो है कहाँ है, एशिया के अंदर है। और एपेलाचियान जो है कहाँ के, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। ओके, नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक और भी है दोस्तों, वो कौन सा है, रॉकी माउंटेन है। ओके, रॉकी माउंटेन जो है वो भी कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही है। ओके, अब इसमें दोस्तों जो एशिया है, एशिया का आया है, तो एशिया के बारे में मैं बताऊँ आपको तो जो पृथ्वी की टोटल लैंड जो है, अर्थ की जो टोटल लैंड, जो लैंड वाला जो पार्ट है उसका 1/3 जो है वो एशिया के पास है। मतलब सबसे ज़्यादा जो ज़मीन वाला भाग है वो एशिया कॉन्टिनेंट के पास है। ओके, फिर जो दूसरे नंबर पर कौन आता है, अफ्रीका आता है। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा जिसके पास लैंड है वो कौन है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तीसरे जो नंबर पर आता है वो नॉर्थ अमेरिका है। ओके, इसके पास
अर्थ की टोटल इतनी ज़मीनें हैं सबसे ज़्यादा। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर माउंटेन की बात करते हैं हम, तो माउंटेन की बात करने से हमें जो है सबसे ऊंचा जो माउंटेन है दुनिया का वो हमें पता होना चाहिए। जैसे सबसे ऊंचा कौन सा है, एवरेस्ट जो है। ओके, वो कहाँ है, नेपाल के अंदर है, वो हमें पता होना चाहिए, सबसे ऊंचा है। और उसकी कितनी हाइट है, 8,848 मीटर इसकी हाइट है। ओके, और अगर पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी के बारे में आपको पता है, तो पृथ्वी के सबसे डीपेस्ट पॉइंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे जो पृथ्वी का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, वो है मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन के अंदर है वो। ओके, पैसिफिक ओशन के अंदर है वो। कितनी उतनी डेप्थ कितनी उसकी, 11,022 मीटर जो है उसकी डेप्थ है। ओके, सबसे ऊंचा पॉइंट जो है एवरेस्ट है, 8,848 जो मीटर है वो ऊंचा है। और जो डेप्थ है 11,222 मीटर जो डेप्थ में है। ओके, यहाँ पे दोस्तों जो है अफ्रीका भी यहाँ पे ऑप्शन में है हमारे। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है दोस्तों, वहाँ पे कौन सा माउंटेन है, एटलास माउंटेन है वहाँ पे। कौन सा है, एटलास माउंटेन वहाँ पे। और अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से जो है तीनों लाइन जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, फिर वो इक्वेटर वाली लाइन है, फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है। ओके, ये तीनों की तीनों लाइन एक ही कॉन्टिनेंट जो ऐसा है जहाँ से गुजरती है, वो क्या कौन है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ओके, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ही सबसे दुनिया का सबसे हॉटेस्ट जो है वो डेजर्ट वहाँ पे है, जिसको सहारा डेजर्ट कहते हैं। ओके, और वहाँ पे दुनिया की सबसे लंबी जो रिवर है वो नाइल रिवर वहीं से गुजरती है। ओके, और जो है ये चारों तरफ जो है ओशियन और सी से घिरा हुआ है ये कॉन्टिनेंट। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका भी है, तो नॉर्थ अमेरिका के बारे में भी जान लीजिए दोस्तों। यहाँ पे रॉकी माउंटेन है। ओके, और यहाँ पे अपालाचियान माउंटेन भी यहाँ पे है। और नॉर्थ अमेरिका जो है एकदम जो पृथ्वी के नॉर्थ हेमिस्फीयर में वो नॉर्थ अमेरिका है पूरा पूरा। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे साउथ अमेरिका भी है। तो साउथ अमेरिका के बारे में मैं आपको बताऊँ तो साउथ अमेरिका जो है वो वहाँ पे जो है दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है, मतलब माउंटेन रेंज जो है सबसे लंबी, वो है जो कौन सी है, एंडीज जो है, वो दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ओके, और साउथ अमेरिका में एक बात मैं बताऊँ तो दुनिया की सबसे जो लार्जेस्ट जो रिवर है वो कहाँ है, वो साउथ अमेरिका में है। कौन सी, अमेजोन जो है वो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट है। सबसे लॉन्गेस्ट मैंने किसकी बताई थी, नाइल बताई थी, जो कहाँ थी, अफ्रीका के अंदर थी। ओके, ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही बनता है, 1 और 3। ओके, देखिए नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग वॉज फाउंडेड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। मतलब नीचे दिए हुए जो है उसमें से किसने जो है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की है। ओके, बताइए दोस्तों कौन सा, आप अटेम्प्ट करिए एक बार इसको पॉज करके। इसमें जो आंसर बनता है वो केशव चंद्र सेन है। ओके, केशव चंद्र सेन ने 1866 में इसको जो है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया को बनाया था। ओके, कलकत्ता में बनाया था इसको। ओके, अब दोस्तों मैं बताऊं आपको, जो यहाँ पे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ऑप्शन में है हमारे, तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जो है उसने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ओके, और वो कब की थी, 1867 में उसने प्रार्थना समाज बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी, बॉम्बे के अंदर बनाई थी। ओके, हमारे ऑप्शन में शिव नारायण अग्निहोत्री भी है। शिव नारायण अग्निहोत्री के बारे में दोस्तों एक बात बताऊं आपको, तो उसने भी जो है एक देव समाज की स्थापना की थी। ओके,
1887 के अंदर लाहौर के अंदर उसने देव समाज की स्थापना की थी, शिव नारायण अग्निहोत्री ने। और यहाँ पे हमारे ऑप्शन में दोस्तों जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले भी है। तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो 1905 का जो सेशन था बनारस वाला, उसमें वो प्रेसिडेंट थे। ओके, और उसने जो दो संस्थाएं जो है, उसकी जो दो संस्थाएं जो है, जैसे एक जो है एक डेक्कन सभा जो है, डेक्कन सभा जो है वो भी उसकी है। ओके, और वो उसने 1896 में उसको बनाया था। फिर एक और है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है, वो भी उसने कब बनाया था? 1905 में बनाया था। ओके। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो पॉलिटिकल गुरु थे किसके? गांधी जी के। और गांधी जी जो और गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? वो जे गोविंद महादेव रनाड़े जी थे। और गोविंद महादेव रनाड़े जी ने जो पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। और गोविंद महादेव रनाड़े जी की जो वाइफ है रमाबाई रनाड़े, ओके, उसने जो है पुणे सेवा सदन जो है वो उसकी स्थापना की थी पुणे के अंदर। ओके, 1909 के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। ओके, तो उसमें स्टेटमेंट हमें जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पढ़िए आप। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इज़ पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, हाँ, दिस इज़ द सेकंड टाइम, मतलब इसको पब्लिश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। एंड दिस इज़ द सेकंड टाइम दैट अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे द नंबर ऑफ द वुमन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम मैन। मतलब ये दूसरी बार हुआ है, इस सर्वे के हिसाब से दूसरी बार हुआ है कि भारत के अंदर जो है पुरुष की तादाद के से महिलाओं की जो संख्या है उसमें इजाफा हुआ है। देखिए, तो इसमें कौन सा सही है? करेक्ट आंसर 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नाइदर 1 एंड नॉट। ओके, कौन सा सही है बताइए। इसमें दोस्तों जो दूसरा स्टेटमेंट है हमारा वो गलत है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि जो है महिला और महिलाओं की संख्या में पुरुषों की जो संख्या है उससे इजाफा हुआ है। ओके, और जो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि जो 1000 पुरुष पर भारत के अंदर 1020 महिलाएं हैं। ओके, ऐसा इससे पहले का जो सर्वे था दोस्तों, इससे पहले का जो सर्वे था 2005 और 2006 का जो सर्वे था, उसमें जो था जो ये कौन सा सर्वे था? इस सर्वे था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3। ओके, उसके हिसाब से एक बार ये हुआ था कि वो पुरुषों की और महिलाओं की जो मतलब मेल और फीमेल की जो है वो उसकी संख्या बराबर हो गई थी, हज़ार हो गई, थाउजेंड हो गई थी। लेकिन ये पहली बार हुआ है जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 5वां जो है उसमें पहली बार हुआ है कि महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई। ओके, तो ये इसमें दूसरा हमारा गलत है दोस्तों। अब जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जो वो पहली बार जो है वो 1992 से 1993 में लाया गया था। ओके, दूसरी बार जो है 1998 से 1999 में लाया गया था। ओके, अब कुछ और बातें जान लीजिए इसके हिसाब से। और जो है सबसे कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है सेक्स रेशियो है, और कौन सा स्टेट जो है वहाँ पे कम स्टेट जो है सेक्स रेशियो है। ओके, एक और फर्टिलिटी जो रेट है दोस्तों महिलाओं में वो क्या है? तो अगर आप अर्बन में देखेंगे तो 1.6, मतलब एक महिला जो है तकरीबन इतने बच्चे पैदा करती है। और जो है रूरल के अंदर देखा जाए, गांव के अंदर देखा जाए तो 2.1। ओके, ये जो है फर्टिलिटी रेट है। ओके, अब देखिए कौन सा जो है स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा जो है वो सेक्स रेशियो है। जैसे केरला जो है वो टॉप पे है। ओके, वहाँ पे 1000 पुरुष पर
1084 महिलाएं वहाँ पे है। ओके, और सबसे लोएस्ट जो स्टेट है जहाँ पे जिसकी बुरी हालात है वो कौन सा है? हरियाणा है। ओके, और वहाँ पे 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं? वहाँ पे 1000 पुरुष पर 879 जो है महिलाएं हैं। ओके, अगर मैं आपको यूनियन टेरिटरी की बात करूँ तो यूनियन टेरिटरी के अंदर जो पौंडीचेरी है, ओके, वहाँ पे जो है वो एक था 1000 पुरुषों के मुकाबले जो है एक 1837 जो है वो महिलाएं हैं। ओके, और पौंडीचेरी में सबसे कम जो जिसकी स्थिति है वो कौन है? दीव और दमन है, जिसकी 1000 पुरुषों पर कितनी संख्या है? 618 जो है महिलाएं है दीव और दमन के अंदर। ओके, ये टेरिटरी का ये हाल है दोस्तों। ओके, तो इसमें हमारा सिर्फ कौन सा आंसर सही बनता है? ओनली वन इसमें सही बनता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड डिक्लेरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। मतलब नीचे जो दिए गए हैं उसमें से कौन सा जो ऐसा संशोधन है संविधान का जिसके तहत जो है जुडिशियल रिव्यू को जो है उसको नेशनल इमरजेंसी को जो है जुडिशियल रिव्यू से बचाने की कोशिश की गई। ओके, 38 जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42, 44, ओके, और फिर नन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई नहीं। एक बार सोचिए, एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करें इसको। इसमें जो 38 जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में जो आया था, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके तहत जो है जुडिशियल रिव्यू जो नेशनल इमरजेंसी है उसको जुडिशियल रिव्यू से बचाने की कोशिश की गई थी। ओके, अब मैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताऊं दोस्तों, तो नेशनल इमरजेंसी है वो 3 तरह की जैसे लगती है, जैसे 252 में दी गई है, और मान लीजिए माफ़ कीजिएगा 352 में दी गई है। ओके, एक तो 352 में दी गई है, एक तो 356 में दी गई है, और एक 360 में दी गई। ओके, और एक कौन सी है? नेशनल इमरजेंसी। ओके, और नेशनल इमरजेंसी 2 तरह की, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। ओके, मतलब जो एक तो वॉर होता है और मान लीजिए कि एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाता है अगर। ओके, अगर एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाता है तो उस समय जो इमरजेंसी लगाई जाती है उसको एक्सटर्नल इमरजेंसी कहा जाता है। और इंटरनल जो है इमरजेंसी किसको कहा जाता है? जब आर्म रिबेल हो जाता है। ओके, इंटरनल डिस्टर्बेंस जब होता है, आर्म रिबेल हो जाता है जब, ओके, तब उसको इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं। लेकिन जो है फिर जो 44वां संशोधन किया गया संविधान का, उसमें क्या करा कि जो ये इंटरनल डिस्टर्बेंस है ना उसको निकाल दिया, क्योंकि वो वेग जो है ये वर्ड्स है और उसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। इस वजह से इसका बहुत दुरुपयोग होने की संभावनाएं थी, तो इस वजह से क्या किया कि सिर्फ यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर आर्म रिबेलियन कर दिया। ओके, आर्म रिबेलियन जो है वो वर्ड लगा दिया। ओके, ये तो 352 के तहत थी। अब 356 के तहत जो है दोस्तों वो कौन सी इमरजेंसी लगती है? वो जो है वो स्टेट, अगर 356 अगर स्टेट जो सेंटर की अगर जो है कोई दिशा निर्देश अगर नहीं मानता है, ओके, तो सेंटर उसके ऊपर जो है 356 के तहत इमरजेंसी लगा सकती है, उसको स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। या तो फिर जो है प्रेसिडेंट रूल उसको कहा जाता है। ओके, हाँ, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी उसको कहा जाता है। ओके, लेकिन इसमें ये है दोस्तों कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको वही दिशा निर्देश दे सकती है जो संविधान के हिसाब से सही है। ओके, अब 360 में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है दोस्तों, फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो आती है। ओके, अब यहाँ पे 42 भी हमारे एक ऑप्शन में है। 42 में जो है बहुत सारे जो है संविधान में संशोधन किए गए, क्योंकि इमरजेंसी का टाइम था और बहुत सारे जो है संविधान के संशोधन करके इसको म्यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन कहने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि ये इतने संविधान संशोधन इसमें कर दिए गए थे। जैसे मैं आपको बताऊँ 42वें संशोधन के अंदर पहला जो संशोधन जो इसमें किया गया वो क्या था कि यहाँ से जो है इसमें एक कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज है उसकी पावर जो है उसको रिड्यूस किया जाए।
ओके, एक काम किया गया है, ऐसा प्रयत्न किया गया इसमें कि उसकी पावर को जो है रिड्यूस किया जाए। ओके, फिर दूसरी बात क्या कहेगी कि एक जो है प्रियम्बल के अंदर एक सोशलिस्ट और सेक्युलर जो ये दोनों वर्ड डाले गए। ओके, फिर क्या किया गया कि जो है 7 शेड्यूल में जो स्टेट के अंदर जो कितने सब्जेक्ट हुआ करते, 66 सब्जेक्ट हुआ करते थे, और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट हुआ करते थे, 47 सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो इसमें से 5 सब्जेक्ट लाकर इसमें डाल दिए। अब ये हो गए कितने, ये 61 हो गए, और ये कितने हो गए, 52 हो गए। ओके, अभी कौन से सब्जेक्ट इसमें डाले ये भी जान लीजिए आप। ये थे जैसे इसके अंदर जो है एजुकेशन एक डाला गया, एक फॉरेस्ट्री। ओके, फिर उसके बाद जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये सब्जेक्ट इसमें डाला गया। फिर जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ये भी डाला गया, और वेट और मेजर ये भी इसमें ऐड किया गया। ओके, और दोस्तों और इसमें क्या क्या है कि और जो DPSP जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, जो उसके अंदर भी कुछ जो है नए आर्टिकल लाए गए। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे 39 ए जो है ये भी जोड़ा गया है। क्या है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जो है DPSP में दिया गया है, वो भी इसमें जोड़ा गया है। फिर 43 जो ए है उसमें क्या है, 43 ए में ये है कि जो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री का जो मैनेजमेंट होता है, जहाँ पे फैक्ट्री में जहाँ पे वो काम करते हैं या तो इंडस्ट्री में काम करते हैं, उसका जो मैनेजमेंट है वहाँ पे उसको पार्टिसिपेट करने का, उसमें उस मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का उसका अधिकार है। ओके, इसमें भी ये भी आर्टिकल जोड़ा गया। ओके, अब एक 48 ए भी जोड़ा गया। उसमें क्या है कि जो है एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करना, ये भी जिम्मेदारी स्टेट को दी गई। ओके, इसमें एक और आर्टिकल है दोस्तों 44 आर्टिकल जो है उसके तहत क्या किया गया था। 44 आर्टिकल के तहत जो आर्टिकल 19 का जो 8वां आर्टिकल 19 उसका ए और उसका सब क्लोज 8 जो है मतलब एच जो है उसको जो है राइट टू प्रॉपर्टी वो हुआ करता था, और उसको वहाँ से हटाकर जो है उसको लीगल एक राइट बना गया और 300 ए में उसको डाला गया। ओके, तो यही जो आर्टिकल है, यही आर्टिकल के तहत जो केशवानंद भारती, इससे पहले जो गोलकनाथ का जो केस था 1967 ये भी आया था। इसी आर्टिकल को लेकर के प्रॉपर्टी का अधिकार होना चाहिए हमारा। फिर जो केशवानंद भारती का भी वही उसी मसले में केस आया था कि जो मेरी ज़मीन जो हड़प ली गई थी 1971 में। ओके, हाँ, तो ये जो आर्टिकल हटने के बाद जो ये सारा मसले उससे पहले हुए थे, अब फिर हुए नहीं। ओके, अब देखिए जो 38 जो आर्टिकल है उसके बारे में आप जान लीजिए। कुछ 38 आर्टिकल के बारे में मैंने बताया, लेकिन जो है इसको निरस्त करने का काम जो है वो मिनर्वा मिल केस जो था, सुप्रीम कोर्ट ने जब इसका वर्डिक्ट दिया उसके अंदर जो है इसको निरस्त कर दिया। ओके, और एक और बात भी कही कि अगर आप जैसा भी संविधान का संशोधन करना चाहते हैं आप संविधान का संशोधन कर सकते हैं। ओके, लेकिन जो है आप संविधान के दायरे में रहकर ही संविधान का संशोधन करेंगे, उससे परे नहीं जाएंगे आप। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए, व्हाट इज द ऑफिशियल थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन फॉर 2021। ओके, जो महिला ये जो दिन है, महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस हो रहा है उसको ख़त्म करने वाला जो इंटरनेशनल डे जो है मनाया जाता है। ओके, उसकी ऑफिशियल थीम क्या है 2021 के लिए, और इन द वर्ल्ड हियर मी टू, or in the world generation equality stand against rape, or in the world fund respond prevent collect, or in the world end violence against women now। ओके, कौन सी जो है वो इसके थीम है 2021 के लिए। इसका आंसर बनता है दोस्तों डी, हमारा इसका आंसर बनता है 2021 के लिए ये थीम है, और 2020 के लिए ये थीम थी। मैंने लाइन में लगा दी इसको, ये 19 वाली थीम थी, 18 वाली थीम थी। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक ऑरेंज वर्ड दिया हुआ है, वो क्या है, वो जो है वो उसका बेटर फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर जो है दोस्तों महिलाओं का वो देखता है। और ब्राइट फ्यूचर मतलब कैसा फ्यूचर होना चाहिए उसका, वो फ्री होनी चाहिए किससे, उसके अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा है उससे वो
फ्री होनी चाहिए, ऐसा फ्यूचर के बारे में ये जो है ऑरेंज कलर जो है वो इंडिकेट करता है। एक और बात बताऊँ मैं आपको, जैसे यूनाइटेड नेशन जो है उसने कहा है कि उसके हिसाब से जो दुनिया की हर 3 में से 1 आउट ऑफ 3 जो है वुमन को पूरी अपनी लाइफ टाइम में उसको जो है या तो फिज़िकली या तो सेक्सुअली हरास किया जाता है दोस्तों उसको, ऐसा यूनाइटेड नेशन का कहना है। ओके। अब जो है ये दिन जो है वो क्यों मनाया जाता है इसी दिन, अब इस कौन से दिन को मनाया जाता है पहले ये जान लीजिए आप। इसको जो है 25 नवंबर को इस दिन को मनाया जाता है। ओके, 25 नवंबर को इस दिन को मनाया जाता है। और इसके पीछे क्या कहानी है दोस्तों ये भी जान लीजिए आप। जो है जो 3 मिराबल सिस्टर थी, ओके, और कहाँ रहती थी, एक तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी, तीनों की तीनों जो सिस्टर थे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। और कहाँ रहती थी वो, डोमिनिकन राज्य था वहाँ पे वो रहती थी, डोमिनिकन रिपब्लिक, वहाँ पे वो रहती थी। और उसका जो राजा था दोस्तों, वहाँ पे किंग जो था उसका क्या नाम था, रफाल तुर्जिलो। ये जो है दोस्तों इसने इन तीनों बहनों को 1960 में मरवा दिया, इन तीनों को। ओके, और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, इसके खिलाफ आवाज़ उठाती थी, तो इसकी वजह से इसको मरवा दिया और मार डाला गया इसके द्वारा। ओके, तो फिर जो है इसी की याद में जो है, इसी मिराबल सिस्टर की याद में जो है इस दिन को मनाया जाता है। ओके, 25 नवंबर को। और फिर इससे पहले जो है वो जो एक वुमन एक्टिविस्ट थी कुछ, ओके, कुछ वुमन एक्टिविस्ट थी, उसने इस दिन को जो है डे अगेंस्ट जेंडर बायस, ओके, इस तौर पर इसको मनाना शुरू किया। कब, 1981 में इसको मनाना शुरू किया। ओके, लेकिन फिर यूनाइटेड नेशन ने जो है 7 फरवरी 2000 को इसने एक ऑफिशियली इसको लॉन्च कर दिया इस दिन को। ओके, मनाना अब से यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, हाँ, ये इसके पीछे की पूरी कहानी दोस्तों ये है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती वॉज हेल्ड बिटवीन विच कंट्री। दोस्ती जो है एक एक्सरसाइज हुई थी, तटरक्षक सुरक्षा जो अभ्यास हुआ था दोस्तों, दोस्ती। ओके, वो किन 3 देश, ट्राइलेटरल कोस्ट हुआ था, ट्राइलेटरल जो है एक्सरसाइज हुई थी, तो किन 3 देशों के बीच में हुआ। ऑप्शन हमारे हैं इंडिया, मालदीव्स और बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, सॉरी इंडिया नहीं, इंडोनेशिया। ओके, तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा आंसर हमारा सही बनता है। इसमें जो है डी आंसर जो है वो हमारा सही बनता है। ओके, ये दोस्ती जो है एक्सरसाइज हुई थी, ट्राइलेटरल कोस्ट तटरक्षक अभ्यास जो किया गया था दोस्ती, वो इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच में हुई थी। ओके, और ये जो 20 नवंबर से 25 नवंबर अभी जो ये हुई थी, ओके, मालदीव में हुई थी। अब मैं बताऊं यहाँ पे दोस्तों इसको जो है 1991 से इसको शुरू किया गया। ओके, और जो है आज उसके 30 साल हो गए। अब ये हुई जो इस नवंबर को उसका 30 साल हुए, और ये 15वां संस्करण था उसका। अब 30 साल हुए और 15वां संस्करण है उसका, तो इसका क्या मतलब है कि 2 साल में एक बार होती थी एक्सरसाइज। ओके, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, इसमें हमारा डी बनता है, डी आंसर हमारा इसमें से बनता है कि इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के द्वारा। मालदीव की क्या कैपिटल है, माले। श्रीलंका की क्या है, कोलंबो। ओके, देखिए, वो अमंग द फॉलोइंग वाज पब्लिश न्यूज़पेपर नेम्ड सुधारक। सुधारक नाम का जो अखबार था वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता था। हमारे क्या ऑप्शन है दोस्तों, देखिए, सर सैयद अहमद खान, गोपाल गणेश अगरकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद,
फिर मोतीलाल नेहरू। बताइए कौन इसमें हमारा सही आंसर बनता है। इसमें जो दोस्तों हमारा सही आंसर बनता है वो गोपाल गणेश अगरकर जो है, इसके द्वारा ये न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश किया जाता था। और कब कहा जाता था, उसका जो 1888 में इसको पब्लिश किया जाता था। ओके। और गोपाल गणेश अगरकर के बारे में आपको बताऊँ तो 1884 में उसने डेक्कन एजुकेशन सभा जो है इसने गोपाल गणेश अगरकर ने बनाई थी। ओके। और इसमें जो है दोस्तों सर सैयद अहमद खान जी का भी नाम है, तो ऑप्शन में है, तो मैं बताऊं आपको 1871 के अंदर जो है उसका एक न्यूज़पेपर आता था जो इसका नाम था तहज़ीब। फिर से लिख के देता हूँ मैं आपको, उसका जो नाम था वो तहज़ीब उल अखलाक। तो उसका एक जो जर्नल आता था उसका नाम था तहज़ीब अल अखलाक। ओके। फिर यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी नाम है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है उसकी 1912 के अंदर उसने जो है 2 पेपर चलाए थे। उसका क्या नाम था, अल हिलाल, याद रखिएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और अल बलाक, वो इसके 2 न्यूज़पेपर चलते थे। ओके। अब यहाँ पे मोतीलाल नेहरू जी का भी नाम है। ओके। तो मोतीलाल नेहरू जी ने जो है यहाँ पे लिख देता हूँ 1919 में उसने इंडिपेंडेंट नाम का एक न्यूज़पेपर चलाया था। ओके। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते दोस्तों, फिर मैं नए एमसीक्यू के साथ आपको मिलूँगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार। थैंक यू।